नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों एवं शक्तियों के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसका क्षेत्र अधिकार प्रारंभिक, पुनर्विचार तथा परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संविधान की रक्षा का भार भी सर्वोच्च न्यायालय पर ही है। सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, असाधारण मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ एवं अन्य शक्तियाँ। सबसे पहले हम जानते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा इसे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी को अधीनस्थ न्यायालय का फैसला उचित नहीं लगता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और यदि उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर इसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसे निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132, दीवानी मामलों में अपील अनुच्छेद 133, आपराधिक मामलों में अपील अनुच्छेद 134 और विशेष अनुमति द्वारा अपील अनुच्छेद 136। अब हम जानेंगे संवैधानिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, भले ही वे मामला आपराधिक हो या फिर सिविल हो। लेकिन उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 134A के तहत ये बताना जरूरी है कि ये एक ऐसा मामला है जिसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है और इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है। संवैधानिक व्याख्या का सीधा सा मतलब है कि किसी चीज को क्या समझा जाए। जैसे कि निजता के अधिकार को ही ले लीजिए। इस संबंध में लोगों की अलग अलग राय है, कोई इसे जरूरी मानता है तो कोई इसे जरूरी नहीं मानता है। लेकिन अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार की व्याख्या करते हुए अब इसे एक मूल अधिकार माना है, और अगर आप जी रहे हैं तो निजता भी आपके जीवन का एक हिस्सा है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। सिविल मामलों में अपील। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल कार्रवाई में दिए गए निर्णय, डिक्री एवं अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के अनुसार ये प्रमाणित कर देता है कि संबंधित वाद में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 133 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में नए आधार नहीं उठाए जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए वाद बिंदु के आधार पर ही अपील को सुनेगा। आपराधिक मामलों में अपील। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी आपराधिक फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय ने किसी आरोपी को बरी करने के आदेश को पलटते हुए उसे सजाए मौत दे दी हो, या किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो और उसे सजाए मौत दे दी हो। अगर उच्च न्यायालय इस तरह के मामले को अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित कर देता है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने योग्य है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले में अपील को स्वीकार करता है और अपना फैसला देता है। सन 1970 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्र अधिकार में विस्तार किया। अब उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, भले ही आरोपी को दोषमुक्त ही क्यों न कर दिया गया हो। विशेष अनुमति द्वारा अपील। सैन्य अदालत के मामलों को छोड़कर किसी भी अदालत के किसी भी प्रकार के मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास इस बात का अधिकार है कि वे किसी पीड़ित पक्षकार अथवा असंतुष्ट व्यक्ति के मामले को विशेष अनुमति द्वारा सीधे अपने पास सुनवाई का मौका दे सकती है, भले ही कोई अदालत उस मामले में अपना फैसला सुना चुकी हो। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मिला ये एक विशेषाधिकार है जिसका इस्तेमाल वे कर सकती है यदि उसे लगता है कि मामले में संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है या उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि ये एक विवेकाधीन शक्ति है और इसीलिए कोई व्यक्ति या संस्था इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकती है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वे इस अधिकार का इस्तेमाल करती है अथवा नहीं। इस शक्ति का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय सावधानी के साथ विशेष परिस्थितियों में ही करती है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करना मुश्किल होता है। मूल क्षेत्राधिकार।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं: भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई पैदा हुआ विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न सम्मिलित हो। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। संविधान के 7वें संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले नहीं आते हैं जिनका संबंध संधियों समझौतों से है जो संविधान लागू होने से पहले की गई थीं और अब भी जारी हैं, अथवा जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि उनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकार बाधित होने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। सलाहकार क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दो प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर। पहले मामले में न्यायालय अपना विचार देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरे मामले में न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय सिर्फ एक सलाह होती है, राष्ट्रपति को राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अब तक 12 बार सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी है। अभिलेख का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी संपूर्ण कार्रवाइयों तथा न्याय निर्णयों को प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा देश के सभी न्यायालयों के लिए इन निर्णयों को उदाहरण के रूप में स्वीकार करना बाध्यकारी होता है। जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस न्यायालय को अपमान करने वाले को दंड देने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। न्यायालय की अवमानना पर 6 वर्ष तक के सामान्य जेल या 2000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की ये शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही नहीं बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों को भी प्राप्त है। भारतीय संविधान की व्याख्या तथा पुनर्वलोकन का अधिकार। संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या सर्वोपरि होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है तथा उसे बदल भी सकता है। इसके अलावा यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या सरकार द्वारा जारी किए गए कोई आदेश संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारा संविधान देश का सर्वोपरि कानून है तथा उसकी सुरक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख वैधानिक कर्तव्य है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।